नमस्कार मित्रों, विश्वनाथ आईएएस एकेडमी में मैं अनादि भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमपीपीएससी समेत एमपी की अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं जैसे कि एमपी पुलिस, एमपी पटवारी इत्यादि की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब व नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आपको अगली क्लास की सूचना समय पर प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश। पृथ्वी के पृष्ठ की ऊपरी परत पर असंगठित दानेदार कणों के आवरण वाली पतली परत सॉइल यानी कि मृदा कहलाती है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मृदा पर कई कारकों का प्रभाव होता है, जिनमें महत्वपूर्ण है मूल पदार्थ, वनस्पति, जलवायु, समय एवं धरातलीय दशा। दोस्तों, वनस्पतियां मिट्टी में ह्यूमस यानी कि जैविक पदार्थ की मात्रा को निर्धारित करती हैं और ह्यूमस मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है और मृदा निर्माण की प्रक्रिया को हम मृदा जनन यानी कि पेडोजेनेसिस कहते हैं। पेडोजेनेसिस एक जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। धरातल की ऊपरी परत जो पेड़ पौधों के उगने व बढ़ने के लिए आवश्यक तत्व को प्रदान करती है, मिट्टी कहलाती है और मिट्टी चट्टान तथा जीवांश के मिश्रण से बनती है। मिट्टी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊंची परत है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसका निर्माण चट्टानों के टूटने से निर्मित छोटे एवं महीन कणों, खनिज व जैविक पदार्थों, बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से होता है। इस प्रकार मृदा में केवल खनिज पदार्थों का समूह ही नहीं बल्कि जैव पदार्थ भी विद्यमान होते हैं। मिट्टी में खनिज पदार्थों का समूह एवं जैव पदार्थ दोनों ही विद्यमान होते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, शहडोल, उमरिया इनमें लाल तथा पीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी डेक्कन ट्रैप अथवा बैसाल्ट जैसी आग्नेय चट्टानों के ऋतु अपक्षय के कारण निर्मित होती है। दोस्तों, नक्शे में आपको डेक्कन ट्रैप दिखाया गया है। तो डेक्कन ट्रैप भारत के पश्चिमी हिस्से में एक प्रदेश है जहां की भूवैज्ञानिक संरचना क्रिटेशियस युग के ज्वालामुखी उद्भेदन से बनी बैसाल्ट चट्टानें हैं और इस इलाके में बैसाल्ट के ऊपर बनी काली रेगुर मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे कपास मिट्टी भी कहते हैं। अब चूंकि ये मिट्टी लावा से बनी है इसलिए इसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी कैसे बनी होती है? बैसाल्ट जैसी आग्नेय चट्टानों के ऋतु अपक्षय द्वारा बनती है और काली मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी भी 3 प्रकार की होती है: साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी व छिछली काली मिट्टी। तो दोस्तों, काली मिट्टी में साधारण काली मिट्टी का क्षेत्र सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी भी है और जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है और यह गन्ने के लिए अच्छी होती है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी है। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों को। तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी जो परतों में पाई जाती है, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। तो 5 मिट्टियां मध्य प्रदेश की हैं: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। दोस्तों, भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के
ठंडे होने के बाद बनी हुई बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय व अपरदन से हुआ है। तो कैसे हुआ निर्माण? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, लावा निकला, लावा ठंडा हुआ, बेसाल्ट की चट्टानें बनी, उन बेसाल्ट की चट्टानों का अपक्षय व अपरदन हुआ, उससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इसलिए इस मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसे उष्ण कटिबंधीय चरणोजम भी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय चरणोजम। इसका रंग काला होता है। कपास की खेती के लिए ये बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। दोस्तों, इंडिया में महाराष्ट्र में काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, इस काली मिट्टी का रंग काला होता है टिटेनिफेरस मैग्नाइट एवं जीवाश्म यानी कि ह्यूमस की उपस्थिति के कारण। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। गीली होने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, जबकि सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी? क्योंकि गीली होने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती है। तो यह मिट्टी है स्वतः जुताई वाली मिट्टी, स्वतः कृष्य मिट्टी। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। शुष्क कृषि के लिए यह मिट्टी बहुत उपयुक्त मानी जाती है। तो इसमें कपास, मोटे अनाज, तिलहन इत्यादि की कृषि बहुत अच्छी होती है और सबसे ज्यादा मिट्टी का विस्तार इसका महाराष्ट्र में है। दोस्तों, काली मिट्टी में लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, यह सब प्रचुर मात्रा में होते हैं। जबकि नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, कार्बनिक तत्व, नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस, कार्बनिक तत्व, इनकी कमी होती है। तो कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस, कार्बनिक तत्व। और प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं? लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो मुख्य रूप से इसमें लोहा, चूना होता है और वह मुख्य तत्व जिनकी कमी होती है फॉस्फेट, नाइट्रोजन, जैव पदार्थ। और इस मिट्टी को रेगर सॉइल और काली कपास मिट्टी और चरणोजम मृदा भी कहा जाता है। दोस्तों, यह मिट्टी मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र का बहुत अधिक भाग कवर करती है। मुख्यतः मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, विंध्याचल, सतपुड़ा घाटी। और दोस्तों, काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ था? डक्कन ट्रैप शेल के विखंडन से। और इसमें कौन से तत्व ज्यादा हैं? चूना, मैग्नीशियम, पोटाश, एल्यूमिनियम, लोहा। कौन से तत्व इसमें कम है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थ। लोहे की अधिकता के कारण भी इसका रंग काला होता है। इसे क्षारीय, क्योंकि इस मिट्टी का पीएच मान 7.5 से करीब करीब 8.5 के बीच में है। तो बेसिक नेचर, तो मृदा की प्रकृति कैसी होती है? बेसिक। और यह मृदा ज्वार, कपास, गेहूं, चना, जौ, सरसों आदि के लिए उपयुक्त होती है। दोस्तों, ये मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। बाकी इसमें सोयाबीन और गेहूं भी हो जाता है अच्छा, लेकिन इट इज वेरी गुड फॉर कॉटन। और वह क्षेत्र जो इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। तो इन क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि काली मिट्टी के सब डिविजन्स। तो काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है। काली मिट्टी के प्रकार नक्शे में देखिए। साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी एवं छिछली काली मिट्टी। साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी एवं छिछली काली मिट्टी। दोस्तों, गहरी काली मिट्टी नर्मदा सोन घाटी में मैक्सिमम ये है और इसके अलावा मालवा एवं सतपुड़ा का कुछ भाग।
यहाँ पर आपको गहरी काली मिट्टी मिलेगी। तो इस मिट्टी में गेहूं, दलहन, चना, ज्वार इत्यादि बोए जाते हैं, इनके लिए ये ठीक है। गहरी काली मिट्टी का विस्तार होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, कटनी, सागर इत्यादि में। तो दोस्तों नक्शे में आप देखिए गहरी काली मिट्टी को मार्क किया है नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र, और उसमें कौन कौन से जिले पड़ रहे हैं वह भी। दोस्तों नेक्स्ट है हमारी साधारण काली मिट्टी। तो साधारण काली मिट्टी का मुख्य क्षेत्र है मालवा का पठार। मालवा का पठार, यहां पर कैसी मिट्टी है? साधारण काली मिट्टी। और इसके बाद है छिछली काली मिट्टी। तो छिछली काली मिट्टी का विस्तार है सतपुड़ा मैकल श्रेणी में। और जब सतपुड़ा मैकल श्रेणी में विस्तार है तो इसमें जिले होंगे बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी इत्यादि। तो दोस्तों छिछली काली मिट्टी में सतपुड़ा मैकल श्रेणी आती है और बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी वाला भाग आता है। दोस्तों हम नेक्स्ट मिट्टी देखते हैं लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल। तो लाल पीली मिट्टी का निर्माण प्राचीन रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से हुआ है। कैसे हुआ है? प्राचीन रवेदार और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अपरदन से। और ये मुख्यतः बुंदेलखंड, बघेलखंड क्षेत्र, विशेषकर मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल इत्यादि जिलों में पाई जाती है। अब इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड, इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण तथा पीला रंग फेरिक ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया के कारण होता है। तो फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल रंग और फेरिक ऑक्साइड की जल के साथ होने वाली क्रिया के कारण पीला रंग होता है। और यह मिट्टी धान की फसल के लिए बहुत अच्छी है। और ये मिट्टी एसिडिक नेचर की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। दोस्तों लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, बघेलखंड इसमें पाई जाती है। मंडला, बालाघाट, शहडोल जिले इसमें आते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड, बघेलखंड मुख्यतः है ना। और मंडला, बालाघाट, शहडोल इत्यादि जिले, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। और निर्माण इसका कैसे हो रहा है? प्राचीन रवेदार रूपांतरित चट्टानों यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के अपरदन के कारण। और ये मिट्टी बुंदेलखंड, बघेलखंड क्षेत्र इत्यादि, मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल में पाई जाती है। गोंडवाना शैल समूह से यह निर्मित है। और इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड से जल की क्रिया के कारण होता है। धान की फसल के लिए यह महत्वपूर्ण है और अम्लीय प्रकृति की होती है। यह मिट्टी, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। और यह मिट्टी प्राय बंजर भूमि यानी अनुर्वर भूमि के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों लाल पीली मिट्टी में चूने की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन जैव पदार्थों की मात्रा कम होती है। तो जैव पदार्थों की मात्रा कम होती है, चूने की मात्रा अधिक होती है। लाल पीली मिट्टी का पीएच 5.5 से 8.5 तक होता है, यानी कि अम्लीय से क्षारीय तक। और चावल के लिए यह अच्छी होती है मिट्टी। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। यह जो भारत के करीब 43% भाग पर पाई जाती है, देश के कुल क्षेत्रफल के इतने भाग पर। तटीय मैदान, डेल्टा प्रदेश, इन क्षेत्रों में यह प्रचुरता में मिलती है। गिरिपाद मैदान में भी इसकी बहुतायत है। दोस्तों प्राचीन जलोढ़ को बांगर कहते हैं, जिसमें कंकड़ व कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका रंग काला या भूरा होता है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। हर साल बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टियां इसमें होती हैं। और बांगर की उपेक्षा खादर बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है।
अब दोस्तों देखते हैं जलोढ़ मिट्टियों में पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, चूना, कार्बनिक तत्व, यह सब प्रचुरता में होते हैं। तो प्रचुरता में कौन से तत्व होंगे? पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, चूना, कार्बनिक तत्व। और अब नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोजन एवं ह्यूमस। तो नाइट्रोजन एवं ह्यूमस इसमें कम होते हैं। तो कम कौन से तत्व होते हैं? नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। दोस्तों जो ड्राई क्षेत्र हैं हमारे देश के, शुष्क क्षेत्र, उन क्षेत्रों में इस मृदा में लवणीय और क्षारीय यह गुण भी पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता बहुत अधिक होती है, इसलिए जल और मिट्टी वाले क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। धान, गेहूं, गन्ना, तिलहन, दलहन आदि के लिए ये बहुत अच्छी होती है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ है जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारों से इसका निर्माण होता है। मध्य प्रदेश में इसके क्षेत्र हैं मध्य भारत का क्षेत्र, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी जिले। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, ये कौन सा क्षेत्र है? मध्य भारत का क्षेत्र। इसकी प्रकृति उदासीन होती है, गन्ने के लिए अच्छी होती है, गेहूं, कपास भी इसमें अच्छा होता है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है और इनका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से होता है। तो नदियां चाहे हिमालय की हो या प्रायद्वीपीय नदी हो, ये अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, उनसे इसका निर्माण होता है। नाइट्रोजन और ह्यूमस इसमें कम होते हैं। चूना, फॉस्फोरिक एसिड, जैव पदार्थ, पोटाश, चूना, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बनिक तत्व एवं पोटाश, चूना, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बनिक तत्व एवं पोटाश, इन चारों की इसमें प्रचुरता में मात्रा होती है। इस मिट्टी का नेचर है उदासीन, पीएच मान इसका ना एसिडिक है ना बेसिक है, यानी कि नियरली 7। दोस्तों मध्य प्रदेश में इस मिट्टी का निर्माण चंबल तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए कछारों यानी कि अवसादों से होता है। चंबल और उसकी सहायक नदियां अपने साथ अवसाद लेके आती हैं और उनसे इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं। फर्टिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। खाद्यान्य उत्पादन की दृष्टि से ये मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नक्शे में देखिए मार्क किया है, जो ऊपर का पार्ट है मध्य प्रदेश का नॉर्थ वाला, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, यह है जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। दिस इज रेड कलर मार्क्ड, जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जुड़ा हुआ है, वह है सॉइल इरोजन। क्योंकि चंबल के क्षेत्रों में क्रीपिंग डेथ, रेंगती हुई मृत्यु, गली इरोजन, उत्खात भूमि, इस पर से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इस पर डिस्कस करते हैं। सॉइल इरोजन इन एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा क्षेत्र में मृदा अपरदन। दोस्तों सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन का अर्थ है बाहरी कारकों यानी कि वायु, जल या फिर गुरुत्वाकर्षण, तो इनके द्वारा मृदा कण अपने मूल स्थान से पृथक होकर बह जाते हैं। तो मिट्टी के कण अपने मूल स्थान से हट जाते हैं और बहकर कहीं और चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। और इसको रेंगती हुई मृत्यु यानी कि क्रीपिंग डेथ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मृदा इरोजन से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र कौन सा? भिंड, मुरैना, ग्वालियर आदि का क्षेत्र मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है। इन क्षेत्रों में गली इरोजन, उत्खात भूमि का निर्माण होता है। ठीक है, गली इरोजन, जो मृदा इरोजन होता है वह गली इरोजन कहलाता है और उसके कारण खड्ड, बड़े बड़े गहरे गहरे खड्ड, बहुत गहरे गहरे खड्ड या उत्खात भूमि का निर्माण होता है, जिसके कारण वह मिट्टी
बेकार हो जाती है, उस जगह का यूज कृषि के लिए नहीं किया जाता। अब दोस्तों इसको रोकेंगे कैसे? तो मृदा अपरदन को रोकने के उपाय: अवनालिकाओं का भराव एवं ढलान का निर्माण करना, बीहड़ क्षेत्रों का समतलन करना, ठीक है, समतल करना ना उनको, और इन क्षेत्रों में मिट्टी को संगठित करने वाले पौधों का रोपण करना। पौधे की जड़ें मिट्टी को बांधती हैं, तो मिट्टी को संगठित करने वाले पौधों का रोपण करना, और अत्यधिक पशुचारण पर प्रतिबंध लगाना, क्योंकि पशुचारण अत्यधिक होगा तो वो घास को और पौधों को जड़ से तक उखाड़ देंगे, और घास की और पौधों की जड़ें मिट्टी को बांधती हैं, इसलिए अत्यधिक पशुचारण पर प्रतिबंध लगाना। इससे जो है मृदा अपरदन को कम किया जा सकेगा। दोस्तों नेक्स्ट है मिश्रित मिट्टी। तो इसमें लाल, पीली, काली मिट्टी का सम्मिश्रण पाया जाता है, और यह बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, और मिश्रित मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। दोस्तों मिश्रित मिट्टी ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के विखंडन से निर्मित है। ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के विखंडन से निर्मित है। दोस्तों मिश्रित मिट्टी को लाल रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण होता है, और इस मिट्टी का विस्तार मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी, गुना आदि जिलों तक है। और मिश्रित मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो दोस्तों फसल कौन सी होती है? मिश्रित मिट्टी में मोटे अनाज की फसल अच्छी होती है, उनके लिए ठीक होती है। ये ज्वार बाजरा जैसे मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है। दोस्तों अगली मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। तो 200 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना व सिलिका के निछालन से इसकी उत्पत्ति होती है। लेटेराइट मिट्टी का स्वरूप ईंट जैसा होता है। भीगने पर ये कोमल और सूखने पर कठोर और कटीली सी हो जाती हैं, बहुत कठोर हो जाती हैं सूखने पर। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होते हैं, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश, चूना, कार्बनिक तत्व ये कम होते हैं। तो लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज़्यादा होते हैं, और कम क्या 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 होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश, चूना, कार्बनिक तत्व, ये चीज़ें कम होती हैं। दोस्तों होता क्या है कि बहुत अधिक क्षेत्रों में, वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी के जो तत्व होते हैं वो पानी के साथ घुल के जमीन में नीचे चले जाते हैं गहराई तक, और लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे भारी तत्व रह जाते हैं। तो ये मिट्टी जो है इस कारण से बहुत कठोर स्वरूप प्राप्त कर लेती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में लेटराइट मिट्टी अधिक नहीं है। इस मिट्टी को चट्टानी मिट्टी भी कहा जाता है, और स्थानीय भाषा में इसको भाटा भी कहा जाता है। और कैसे क्षेत्र में होती है ये लेटराइट मिट्टी? इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। ठीक है, बहुत अधिक वर्षा और फिर वर्षा का रुक जाना, तो ये क्रमिक परिवर्तन। आयरन, सिलिका बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमस बहुत कम होती है, तापमान व वर्षा अधिक होती है, और इसके कारण क्या होता है कि इसके जो तत्व होते हैं वह जल के साथ घुलकर नीचे की परतों में चले जाते हैं। तो दोस्तों यह मिट्टी बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। चाय कॉफ़ी के लिए ठीक होती है, और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, बालाघाट इन जिलों में ये पाई जाती है। तो दोस्तों इसके अलावा जो मृदा अपरदन पर हमने पढ़ा था, तो ये कहाँ था? चंबल घाटी में जो अपरदन है वह मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की भी एक बड़ी समस्या है, मृदा अपरदन। तो इसमें क्या होता है कि चंबल और उसकी सहायक नदियां अपने दोनों किनारों पर एक चौड़ी पट्टी बहुत गहरे गहरे खंडों में परिवर्तित कर देती है। भूमि को ये ग्रास करती जाती है, बहुत गहरे गहरे से
खड्ड हो जाते हैं, उसमें इतने गहरे गहरे से खड्ड हो जाते हैं कि डाकुओं के लिए तो वो स्वर्ग बन जाता है और कृषि के लिए वो भूमि पूरी तरह से बेकार हो जाती है। तो ये आंकड़े बोल रहे हैं कि 6 लाख एकड़ से भी ज़्यादा की भूमि जो है बड़े बड़े खंडों में परिवर्तित हो गई। तो ये जो चंबल में जो इरोजन होता है इसको अवनालिका इरोजन या गली इरोजन कहते हैं। ये गली इरोजन का विकराल रूप है और इसमें वृद्धि आज भी जारी है। तो मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन कृषि भूमि के लिए सबसे बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश ही नहीं, वो पूरे इंडिया के लिए है समस्या। और अगर क्वेश्चन आता चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है तो गली इरोजन कहाँ होता है? ये चंबल क्षेत्र में। रेंगती हुई मृत्यु किसको कहते हैं? मिट्टी के अपक्षरण को। चंबल नदी द्वारा मृदा अपरदन से गली का निर्माण होता है और तेज जलधारा द्वारा मिट्टी को गहरा काटने को अवनालिका अपरदन कहते हैं। अवनालिका अपरदन तेज जलधारा द्वारा मिट्टी को गहरा काटने की प्रक्रिया को अवनालिका अपरदन कहते हैं। और मृदा अपरदन जल के अलावा वायु के द्वारा भी होता है। दोस्तों हम नक्शे के द्वारा देखते हैं कि नॉर्थ में जलोढ़ मिट्टी, ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्र, और मालवा प्लेट्यू में साधारण मिट्टी यहाँ पर देखिए, और इसके अलावा नर्मदा सोन घाटी में गहरी काली मिट्टी, और मध्य प्रदेश के निचले भाग सतपुड़ा वाले क्षेत्र में छिछली काली मिट्टी। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में लाल पीली मिट्टी, और उसके जस्ट ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमें मिलती है मिश्रित मिट्टी। इसको इजी तरीके से मैप में देख सकते हैं। कछारी मिट्टी, दिस इज जलोढ़ या कछारी मिट्टी, और ये साधारण मिट्टी, फिर गहरी काली, फिर छिछली काली, फिर ईस्ट में हम गए तो लाल पीली मिट्टी, और फिर टॉप में गए ऊपर की तरफ उसके तो फिर मिश्रित मिट्टी। तो दोस्तों मिश्रित मिट्टी का विस्तार आप देखिए। इसका विस्तार मंडला, डिंडोरी, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, तो इन जिलों में ये जो है आपकी रीवा से लेकर टीकमगढ़ तक मिश्रित मिट्टी है। तो दोस्तों बहुत ही इजी है मिट्टी का मैप। तो दोस्तों बहुत ही इजी है मैप को भी ड्रॉ करना और मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में अपनी जानकारी को बढ़ाना। दोस्तों विश्वनाथ एकेडमी एक यूट्यूब चैनल होने के अलावा एक सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, और चाहे रेगुलर क्लासरूम हो या यूट्यूब चैनल हो, क्लासेस की क्वालिटी सेम और बहुत ही हाई रखी जा रही है। इसलिए वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लासेस जिसमें कि एमपीपीएससी का पूरा ही सिलेबस कवर कराया जाना हमारा टारगेट है। आप चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन अवश्य कीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपको समय पर मिल जाए, क्योंकि अगर क्लासेस बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी तो एक साथ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।